स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। वर्तमान समय में भारत की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो आवश्यकता क्या है? ऊर्जा सुरक्षा है। और अगर मैं आपको बताऊं कि भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है भारत के पास ही है, लेकिन कुछ स्थानीय वर्गों के बीच में उत्पन्न हुए तनाव के कारण हम उस ऊर्जा संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे थे, वहाँ माइनिंग नहीं कर पा रहे थे। और ये विवाद आज का नहीं है, 30 सालों का चला आ रहा है। आप समझ कर देखिए कि पिछले 30 सालों में भारत ने कितना ऐसा पैसा है जो भारत से बाहर गया है, और गया है सिर्फ और सिर्फ किस लिए? क्योंकि दो राज्य सरकारों के बीच में आपसी रंजिश चल रही थी, और इस रंजिश के कारण हम उन रिसोर्सेज की माइनिंग नहीं कर पा रहे थे। भारत को कितनी बार परेशान होना पड़ा है ऊर्जा सुरक्षा के कारण, क्योंकि स्थानीय जो वर्ग है वो स्थानीय वर्ग और सरकार के बीच में सहमति नहीं बन पा रही थी। हम आपसे बात करने के लिए आए हुए हैं असम और नागालैंड के बीच का जो सीमा विवाद है, और उस सीमा विवाद के कारण इतना ऑयल रिजर्व और इतनी नेचुरल गैस के संसाधन को हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं कि भारत के पास जो उपलब्ध क्षमता है उसका 75% और बढ़ सकता है। अगर सरकारें और व्यवस्थाएं सही तरीके से काम करें तो मुझे लगता है कि भारत के पास इतनी पोटेंशियल है कि हम अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। कहीं वहाँ राजनीतिक दबाव होता है या कहीं वहाँ प्रशासनिक विवाद हमको देखने को मिल जाता है। तो आज की जो कहानी है भारत के नेचुरल रिसोर्सेज की पावर की है कि हमारे पास कितनी पोटेंशियल है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे वजह क्या है विवाद की वो भी समझेंगे, इसका समाधान क्या हो सकता है इसको भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप इस न्यूज़ को देख लीजिए। ये दिखाए जा रहे हैं आपको हमारे संसाधनों की पोटेंशियल, कि हमारे पास ऑयल है, नेचुरल गैस है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी दोहन नहीं कर पा रहे हैं। ये बैकग्राउंड बता रहा है, ये ग्रे बैकग्राउंड, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिल रही हैं। आप न्यूज़ देख लीजिए। हर्डल्स बिफोर ऑयल एक्सप्लोटेशन ऑन असम नागालैंड बॉर्डर। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या यहाँ पे दिक्कतें हैं, क्या यहाँ पे परेशानी आ रही थी। इन परेशानियों को समझेंगे। चलिए भाई, आप पहले इस मैप को देखिए। ये हमारा प्यारा भारत है, और प्यारे भारत के ये ढेर सारे राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं। ये है हमारे पास नागालैंड, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, दिस इज अवर नागालैंड, और नागालैंड के साथ ये हमारा असम बॉर्डर शेयर करता है। अब आसाम के साथ आप सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेट है, या आप लोग यूं कह लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट का एक ही स्टेट है जिससे बहुत सारे राज्यों का जन्म हुआ है। जब बहुत सारे राज्यों का जन्म यहाँ से हुआ है तो आसाम के साथ हर एक राज्य के कुछ ना कुछ सीमा विवाद देखने को मिल ही जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हर बदलते क्षेत्र के साथ यहाँ की संस्कृति और स्थानीय जनजातियाँ बदल जाती हैं, और हर कोई इसी को लगता है कि वह क्षेत्र उसका है, और इसके कारण यहाँ तनाव पैदा होता है। और यही रीज़न है कि इस रीजन में हमको नक्सलिज्म ज़्यादा देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि इस रीजन को चाइना हमसे अलग करने की कोशिश करता है, कि क्योंकि यहाँ ऑलरेडी अलगाववाद है, और अलगाववाद के पीछे बड़ा रीजन क्या है? बड़ा रीजन है सीमा विवाद। लेकिन यही सीमा विवाद भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है उसको बार बार चैलेंज कर रहा है, और ये विवाद अभी से नहीं है, ये बहुत ही ऐतिहासिक विवाद है जो भारत की ढेर सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो विवाद किस किस के बीच में है आप इसको समझिए। ये आसाम आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका नागालैंड दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है, और अब इस बॉर्डर डिस्प्यूट का जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हमको देखने को मिला है, और ये हो पाया है हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इनके इंटरवेंशन के कारण। दोनों स्टेट के सीएम, यानी त्रिपक्षीय समझौता आपको देखने को मिलेगा जो सहकारी संघवाद को भी आपको समझाता है, और इसी के साथ में अगर सरकारें चाहें तो स्थानीय समस्याओं का समाधान करके वहाँ डेवलपमेंट लेके आ सकती हैं, और देश की ऊर्जा सुरक्षा की पूर्ति यहाँ पे कर सकती हैं। ठीक है ना। अब विवाद क्या है जरा आप इसको समझिए, पृष्ठभूमि समझिए। कहानी क्या हुआ है? 11 जून 2026 को केंद्र, असम और नागालैंड सरकारों के बीच में त्रिपक्षीय समझौता हुआ। 512 किलोमीटर विवादित सीमा पर तेल व गैस अन्वेषण फिर से शुरू करने हेतु। आप समझिए, 512 किलोमीटर लंबी आपके पास सीमा है। यहाँ पर हमको ऑयल भी है और यहाँ पर गैस भी है, और इनका एक्सप्लोटेशन फिर से किया जाएगा, इनका अन्वेषण फिर से किया जाएगा। इसको लेके सहमति साइन हुई है कि भारत सरकार और इसी के साथ में दोनों राज्य सरकारों के बीच में। ये बॉर्डर याद रखिएगा। अतिवादी संगठन संघर्ष विराम में परंपरागत जनजातीय संगठन इसका विरोध यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ जो एक्सट्रीमिस्ट हैं या जो ट्राइबल ग्रुप हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये जो विवाद है उस विवाद का समाधान तब तक नहीं हो सकता है जब तक हमारी स्थानीय मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकारों का उनको पता है
एक बार आती हैं, विवाद का समाधान करके चली जाती हैं, उसके बाद जो स्थानीय वर्ग है या स्थानीय समुदाय है उनकी समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। इसीलिए यहाँ के जनजातीय जो वर्ग हैं इसका अभी भी विरोध कर रहे हैं। मांग क्या है? पहले इंडो नागा राजनीतिक मुद्दे का सम्मानजनक समाधान और सीमा विवाद का निपटारा यहाँ पे कर दीजिए। इंडो नागा मतलब नॉर्थ ईस्ट की जो जनजातियां हैं ये अपने आप को भारत का हिस्सा मानती ही नहीं है, क्योंकि ये सब लोग किसी ना किसी अग्रीमेंट के तहत, किसी ना किसी समझौते के तहत भारत में शामिल हुई हैं, क्योंकि अंग्रेजों से बहुत लंबा संघर्ष इनका चला है। इसके कारण तो ये चाहते हैं कि जो हमारी मांगे हैं आप पहले उनको पूरा कीजिए और उसके बाद इस जो आपने अग्रीमेंट किया है इसको सेलिब्रेट कीजिए, नहीं तो इसकी राह में ढेर सारी अड़चनों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो तीन पक्ष कौन कौन से यहाँ पे देख लीजिए। देखो, ये आसाम है, ये नागालैंड है और इनके बीच में ये 512 किलोमीटर की बाउंड्री है और ये रिच है ऑयल प्लस गैस के साथ, और इतनी रिच है कि भारत की 75% ऑयल जो रिजर्व है इसकी मात्रा बढ़ सकती है, जिसका हम लोग उत्पादन करते हैं उसका 75% ज़्यादा उत्पादित कर सकते हैं। तो सोचिए इसके कितने सारे फायदे होंगे। प्रोडक्शन होगा, माइनिंग होगी, लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, हम खुद इसको रिफाइन करेंगे, रिफाइनरीज बेहतर चलेंगी, वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा। इंपोर्ट कितना कम होगा, और इंपोर्ट कम होगा तो भारत के पैसे की बचत होगी जो फॉरेक्स रिजर्व को मजबूत बनाएगा, इंडियन करेंसी को मजबूत बनाएगा और इसी के साथ में हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरों पर उसको यहाँ पे कम करेगा। ये बहुत पुराना विवाद है, इसका समाधान हमको देखने को यहाँ पे मिल गया है, ध्यान रखिएगा। अब हुआ कहाँ है? नागालैंड का तेल गतिरोध, संप्रभुता, सीमा और संसाधन। इस मैप में देखिए ये विवाद है आपके पास, पूरा का पूरा आसाम में नागालैंड है और इनके बीच में ये 512 किलोमीटर का ये लाइन आपको दिखाई दे रही है। ये 512 किलोमीटर विवादित क्षेत्र हमको दिखाई देगा और ये आसाम और नागालैंड की सीमा है। आप समझिए यहाँ संसाधन क्षमता कितनी है आपके पास है, कितनी है? लगभग जो कच्चा तेल है ये 71% के आसपास आपको मिलेगा। मतलब जो हमारे पास अभी रिसोर्सेज हैं ये 71% और आपको बढ़ जाएगा, और जो प्राकृतिक गैस है ये 25% के आसपास आपका और उत्पादन बढ़ जाएगा। मतलब क्रूड ऑयल का कितना कम हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा और नेचुरल गैस का इंपोर्ट भी कितना कम होगा, और इसके पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब ये राजनीतिक बाधाएं हैं, यहाँ पर कुछ बाधाएं चल रही हैं और बाधाएं क्या हैं देख लीजिए। पहला है भूमि अधिकार। जो स्थानीय लोग हैं ये अपने भूमि अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि माइनिंग होगी, लोगों को विस्थापित किया जाएगा, तो क्या उनको राहत और पुनर्वास सही तरीके से मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक बहुत बड़ा सवाल ये है। दूसरा, जनजातीय संप्रभुता। देखो, स्थानीय क्षेत्रों पे या जंगलों पर जो अधिकार है वो किसका है? जनजातियों का है। तो जनजाति के जो अधिकार हैं उन अधिकारों की रक्षा करना भी जरूरी है, और इसीलिए जनजाति बार बार यहाँ पे विरोध करते हैं। और उसके बाद जो तीसरी बात आती है वो प्रशासनिक है कि अंतर्राज्यीय समझौता यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो अभी तक ये डील क्यों साइन नहीं हो पा रही थी? विवाद क्या चल रहा था? ये तीन मेन विवाद आपको देखने को मिलेंगे। अब इसकी आर्थिक सीमा पर प्रभाव देखिए। आर्थिक प्रभाव, राजस्व हानि हो रही है, विकास में देरी हो रही है, निवेश में जोखिम हो रहा है। ये जो विवाद है, इस विवाद के कारण कितना सारा लॉस हो रहा है। क्रूड ऑयल का लॉस तो हो ही रहा है, वहाँ पैसा जा ही रहा है, लेकिन इसके अलावा आप देखो राजस्व हानि, जो नागालैंड है और आसाम है इनको रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा है। रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो आप उस स्टेट को डेवलप नहीं कर पाएंगे, और स्टेट को डेवलप नहीं करेंगे तो विकास में देरी होगी। और जब विवाद चलते हैं तो यहाँ निवेश नहीं आते, ना भारत से आते हैं ना भारत के बाहर से आते हैं, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ पा रहा है, और इस विवाद के कारण या टूरिज्म भी नहीं चल पा रहा है। तो विवाद किस किस के बीच में है, विवाद का कारण क्या है, विवाद का प्रभाव क्या है, अभी क्या हुआ है? तीनों के बीच में अग्रीमेंट हो गया है, और विवाद फिर क्या है कि स्थानीय लोग क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब त्रिपक्षीय समझौता क्या कहता है? 600 मिलियन टन नागालैंड में अनुमानित तेल व प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। 75% क्षमता भारत के ऑनशोर तेल उत्पादन में संभावित बढ़ोतरी है। एक ऑफशोर होता है, एक ऑनशोर होता है। ऑफशोर मतलब तटवर्ती जो क्षेत्र हैं वहां से उत्पादन करना, जैसे बॉम्बे आई है ना, जैसे अंकलेश्वर है, यानी तटवर्ती क्षेत्र से उत्पादन करना। ऑनशोर की जब भी बात करते हैं स्थलीय क्षेत्रों से, जैसे गुजरात के मेनलैंड से, जैसे राजस्थान के मेनलैंड से, जैसे आसाम से हम लोग माइनिंग करते हैं वो, तो ऑनशोर क्षमता का 75% वृद्धि हो जाएगी, और 1000 वर्ग किलोमीटर में विवादित क्षेत्र पट्टी जो है इसमें अन्वेषण हमको करना है, और 3000 वर्ग किलोमीटर ऑयल इंडिया लिमिटेड का नागालैंड में कुल अन्वेषण क्षेत्र है। तो विवाद इस 1000 वर्ग किलोमीटर एरिया को लेकर बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है। अब कुछ फैक्ट की बात करें तो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने असम व नागालैंड के मुख्यमंत्रियों की सराहना की है।
31 वर्षों के बाद नागालैंड में तेल गैस उत्पादन। पूर्वोत्तर भारत से भारत की ऊर्जा यात्रा का नया अध्याय। पूर्वोत्तर भारत सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक विरासत के लिए नहीं जाना जाएगा, अब पूर्वोत्तर भारत जाना जाएगा भारत की ऊर्जा सुरक्षा को पूरा करने के लिए। अब वो पूर्वोत्तर नहीं, भारत का बिल्कुल मुख्य अंग रहेगा, क्योंकि इतने संसाधन हैं, इससे नॉर्थ ईस्ट का विकास होगा, भारत की मांग पूरी होगी और भारत विकसित बनने में एक कदम और आगे यहाँ पे बढ़ जाएगा। भारत अपने कच्चे तेल की जरूरत का 88% से अधिक, प्राकृतिक गैस का 50% से अधिक आयात करता है। इस आयात में कमी आएगी जो हमको आर्थिक संपन्नता लाने में बहुत मदद करेगा और दूसरों पे निर्भरता को भी कम करेगी। तो क्या क्षमताएं हैं, कहां पर है, क्या बढ़ जाएगा, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो संगठन विरोध क्यों कर रहे हैं। WC NNPG क्या करती, 7 अतिवादी गुटों का संगठन जिसे नवंबर 2017 में केंद्र के साथ सहमत स्थिति अग्रीड पोजीशन पर हस्ताक्षर किए थे। प्रावधान, नागालैंड तातार हो सांसद भूमि व संसाधनों खनिज तेल व प्राकृतिक गैस के स्वामित्व व हस्तांतरण पर कानून बनाएगी। रेडियोधर्मी तत्व भारत व नागालैंड सरकार संयुक्त रूप से संभालेंगी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रासंगिकता। तर्क, राजनीतिक समाधान पर औपचारिक हस्ताक्षर के बिना संसाधन अन्वेषण अवैध है। इन्होंने 2 चीज़ों पर बात की, एक स्थानीय जो व्यवस्थाएं हैं, स्थानीय सरकारें हैं, यहाँ की जमीन, यहाँ का जंगल, यहाँ के संसाधन को संभालेंगी, और भारत सरकार रेडियोधर्मी जो तत्व हैं उनके उत्पादन को संभालेंगे। अब इन अतिवादी संगठनों का कहना यह है कि राजनीतिक तौर पे आपने समाधान कर लिया है, लेकिन स्थानीय तौर पर अभी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पर साइन नहीं हो पाए हैं। आप पहले ये कर दीजिए, उसके बाद माइनिंग करना शुरू करिए, नहीं तो हमारे हाथ क्या आएगा, कुछ मिलने ही वाला नहीं है। ये दिक्कत है, ठीक है। अब देखो जनजातीय संगठनों की चिंता क्या है। लोथा व कोनायक नागा संगठन सीमा विवाद पर केंद्रित विवादित क्षेत्र पट्टी DAB व अन्य सीमा मुद्दों पर स्पष्टता चाहते हैं। कोनाक यूनियन की मांग है कि भूमि स्वामियों की सहमति से लेकर पारदर्शी व निष्पक्ष निर्णय हो। नागालैंड ट्राइब काउंसिल अप्रैल 2023 में भी सीमा पर अन्वेषण के सैद्धांतिक निर्णय पर इसी तरह की प्रतिक्रिया दे चुकी है। इनका कहना यह है, आप अन्वेषण करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए, राष्ट्रीय सुरक्षा जरूरी है, राष्ट्रीय मांग को पूरा करना जरूरी है, लेकिन हमारे जो इंटरेस्ट हैं उन इंटरेस्ट को फुलफिल कर दीजिए, उनको डाइल्यूट मत कीजिए। पहले पूरे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसके बाद सेलिब्रेट कीजिए, उसके बाद माइनिंग कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल करिए, क्योंकि देश के लिए बहुत जरूरी है, आप कर सकते हैं। तो अतिवादी संगठन क्या चाहते हैं, जो पॉलिटिकल हो गया है उसको ग्राउंड लेवल पर लेकर आइए। जनजातीय संगठन ये चाहते हैं भैया स्पष्ट बातें करिए, घुमावदार बातें करके कोई भी काम करना शुरू मत कीजिए, नहीं तो हमारे हित यहाँ पर बहुत डाइल्यूट हो रहा है, उनका समाधान लेकर आप आ जाइए। तो इन दोनों वर्गों को आपत्ति क्या है, शायद आप इसको समझ जाएंगे। अब देखो इसकी शुरुआत कैसे होती है। 1866 से लेकर 1960 तक कैसे कहानी आती है। ब्रिटिश शासकों ने नागा हिल्स को असम का हिस्सा बनाया। नागा राष्ट्रवाद की चिंगारी की शुरुआत होती है 1866 में। जो नागा वाला एरिया है, या आप जिसको नागालैंड कहते हैं, ये अलग था, सेपरेट टेरिटरी हुआ करता था, यहाँ की जो लोकल ट्राइब्स है उनका रूल था, लेकिन ब्रिटिशर्स तानाशाही करते हैं और इसको नागालैंड असम का हिस्सा बना देते हैं। 1929 नागा क्लब ने साइमन कमीशन को ज्ञापन सौंपा, नागाओं के लिए आत्मनिर्णय की मांग की कि भैया आप हमको हमारा फैसला लेने की परमिशन दीजिए, ना हमको भारत से मतलब है, ना ब्रिटेन से मतलब है, ना हमको आसाम से मतलब है, हम स्वतंत्र थे और हम हमेशा स्वतंत्र यहाँ पे रहना चाहते हैं। फिर 1947 9 पॉइंट एग्रीमेंट, असम के गवर्नर व नागा नेशनल काउंसिल के बीच न्यायिक, कार्यकारी व विधायी स्वायत्तता पर 10 वर्ष बाद पुनः विचार की शर्त, और 1950 के बाद NNC ने पूर्ण संप्रभुता मांग करते हुए सशस्त्र आंदोलन शुरू किया। भारत सरकार ने अपस्पा 1958 लागू किया। 1963 16 सूत्रीय समझौते के बाद नागालैंड भारतीय संघ का पूर्ण यहाँ पे राज्य बन गया। आप सबको पता होना चाहिए कि नागालैंड को संविधान संशोधन करके शामिल किया गया, क्योंकि इससे पहले ये अपना एक स्पेशल स्टेटस लेके चलता था और 1963 में शामिल हुआ। तो विवाद की शुरुआत 1866 से होती है, अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। असम नागालैंड के बीच का विवाद पिछले 31 वर्षों से ज़्यादा ज़्यादा आप इसमें आग पकड़ ली है। और ज़्यादा आग क्यों पकड़ ली है, क्योंकि स्थानीय लोगों के हित अब ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित होने लगे हैं और सरकारों से अंग्रेजों वाली फीलिंग इन लोगों को आने लगी है। तो विवाद की शुरुआत यहाँ से होती है, इसका हिस्ट्री आप लोग याद रखिएगा। फिर शिलोंग समझौते से फ्रेमवर्क तक 1975 से 2015। शिलोंग समझौता NNC के साथ पर एक धड़े ने अस्वीकार किया। 1980 अस्वीकृत धड़े ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड का यहाँ पे गठन किया, एक नया संगठन बना दिया NSCN। विभाजन NSCN IM ईसाक चिसी है ना,
शुभु थुइलोंग मुइबा और NSC के एसेंग खापलपार म्यांमार, ये अलग अलग जगह आपके पास चले गए। जुलाई 1997 NSCN-IM ने भारतीय सेना के साथ संघर्ष विराम की घोषणा की। अगस्त 2015 NSCN-IM के साथ फ्रेमवर्क समझौता हस्ताक्षरित, अंतिम समाधान अभी यहाँ पर लंबित है। और मार्च अप्रैल 2001 से 15 के बीच में ये सभी लोगों ने अपने संघर्ष विराम यहाँ पे कर दिए। पहले ये अलग अलग हुए, अलग अलग होने के बाद जब सरकार की सख्ती आई, सरकार ने इनको घेरने की शुरुआत की, तो सरकार के साथ संघर्ष विराम पर समझौता कर लिया है, लेकिन फाइनल समझौता नहीं आया है। और ये लोग चाहते हैं कि पहले फाइनल राजनीतिक समझौता है, उसके बाद आप माइनिंग करना शुरू कीजिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इन लोगों को समझना चाहिए भारत की बहुत इंपॉर्टेंट ऊर्जा आपूर्ति यहाँ से होने वाली है, तो यहाँ थोड़ा सा समझौता किया जा सकता है। सीमा विवाद के कारण क्या है? देखो, गोलघाट, जोरहाट, कार्बी आंगलोंग और शिवसागर, ये नागालैंड और असम के बीच का आपको क्षेत्र दिखाई देगा, जिसको विवादित क्षेत्र पट्टी यहाँ पे कहते हैं 1000 वर्ग किलोमीटर का। नवंबर 2025 में अनवश्यककालीन सीमांकन, जिसके आधार पर 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को असम से अलग करके भारत का 16वां राज्य बनाया गया। असम की स्थिति 1925 में तय सीमा को बनाए रखा जाना चाहिए। नागालैंड की स्थिति ऐतिहासिक रूप से नागा क्षेत्रों को मनमानी ढंग से असम को हस्तांतरित किया गया। इनका कहना यह है कि भाई नागा वाले लोग कहते हैं कि हमारा हिस्सा आसाम में चला गया है, वो हमको दीजिए। और असम कहता है 1925 में जो सीमा तय की गई थी उसी सीमा को मानिए। और नागा वाले लोग इसका विरोध करते हैं कि हमारा कुछ हिस्सा आसाम में है और वो हमको चाहिए, और यही विवाद का रीजन है। और इसी को लेकर यहाँ पर माइनिंग नहीं हो पा रही है और भारत के जो इंटरेस्ट हैं उनसे खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है। तो 1925 के बाद हमको देखने को मिलेगा बहुत सारी समितियाँ बनी, जैसे कीवी की सुंदरम समिति, सीमा विवाद हल हेतु सिफारिश से 4 अंतरिम समझौते हुए यथास्थिति बनाए रखने हेतु। CRPF तैनाती 1979 में, बफर जोन में तटस्थ इकाई, सीमा को AF 6 प्रशासनिक सेक्टरों में बांटा गया। BC माथुर और SK शास्त्री समिति 1987 में नागालैंड ने असम समर्थक झुकाव का हवाला देकर रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। 2022-23 मेघालय व अरुणाचल के साथ आंशिक समाधान। आसाम ने मार्च 2022 और अप्रैल 2023 में क्रमशः समझौते किए। नागालैंड विवाद अभी भी लंबित है। तो आसाम के हर किसी के साथ विवाद हैं, उनके समाधान धीरे धीरे होते जा रहे हैं। नागालैंड विवाद का समाधान भी हो जाता है, माइनिंग शुरू हो जाती है। भारत को रिच बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका इसकी रहेगी, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। अब ONGC विवाद व निलंबन की समय रेखा। 19 ONGC को नागालैंड के बोखा जिले के सामुदायिक संबंध वाले चांगपांग व दूसरी क्षेत्रों में अन्वेषण लाइसेंस मिला। 1973, 1991, 1994 आरोप बिना समुदाय भूमि स्वामी को सूचित किए अनुमत मात्रा से अधिक तेल निकाला गया, 1.4 मिलियन टन। 1994 विरोध के बाद नागालैंड सरकार ने ONGC का अन्वेषण परमिट वापस ले लिया। 2006 और 2007 केंद्र ने पुनः तेल ब्लॉक आवंटित किए, पर सामुदायिक विरोध के कारण कार्य आगे नहीं बढ़ सका। 2009 नागालैंड सरकार ने सभी तेल गतिविधियां निलंबित की व पिछले पट्टे रद्द किए, कैबिनेट उप समिति यहाँ पे गठित की। 2012 नागालैंड में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम पेश किए, लाभ साझाकरण तंत्र कमजोर होने पर यहाँ पर विरोध। इस विरोध की शुरुआत 1991 और 1994 में होती है और वजह वही है कि स्थानीय लोगों को नहीं बताया कि इतना तेल निकाला जा रहा है। जितनी परमिशन थी उससे ज़्यादा तेल निकाला गया और उसके बाद से ये क्षेत्र विवादित है, यहाँ पे माइनिंग नहीं हो रही है और जो इंटरेस्ट हैं देश के उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब लेकिन मुझे लगता है कि हमारे होम मिनिस्टर की जो जिद है उसके कारण ये संभव यहाँ पर हो पाएगा, ठीक है। अब आर्टिकल 371A, वर्तमान स्थिति भूमि संसाधनों पर कोई भी केंद्रीय कानून नागालैंड में तब तक लागू नहीं होता है जब तक कि राज्य विधानसभा इसको अनुमोदित ना कर दे। जुलाई 2010 नागालैंड सरकार ने प्रस्ताव पारित किया, पेट्रोलियम भंडार विकास करने, भूमि मुआवजा दरें व रॉयल्टी में भूस्वामियों की हिस्सेदारी तय करने अधिकार है। टकराव पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम 1959, केंद्र को हाइड्रोकार्बन भंडार में विनियोजित करने का अधिकार है। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार के कानून के बीच की लड़ाई है, ये चल रही है और इसके कारण भारत की ऊर्जा संसाधनों से खिलवाड़ की जा रही है। ये थोड़ा सा मुझे समझ में यहाँ पे नहीं आता है, क्या महत्वपूर्ण है। देखो 1825 करोड़ तेल क्षेत्रों के बंद रहने से नागालैंड का अनुमानित वार्षिक रॉयल्टी नुकसान है। राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, खोई रॉयल्टी की वसूली और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को सहयोग के लिए अब हम चाहते हैं इसका समाधान हो और बेहतर तरीके से यहाँ पर काम हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, अगर ये रिजॉल्व होता है तो सहकारी संघवाद का हमको देखने को मिलेगा और इसी के साथ में इस क्षेत्र के विकास की कहानी हमको देखने को मिलेगी। यह मैप के थ्रू इनको बताने की कोशिश की गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राजनीतिक एकजुटता, 31 साल बाद असम और नागालैंड के मुख्यमंत्रियों ने अपने दशकों पुराने सीमा विवाद से ऊपर उठकर इस क्षेत्र में अन्वेषण को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। केंद्र सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय शामिल है
और इसका उद्देश्य है कि 512 किलोमीटर लंबी वादी सीमा के पास तेल और गैस की खोज को फिर से शुरू करना। और नागालैंड सरकार के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। तो ये समाधान होता है, इस क्षेत्र का विकास होगा और आप अपने विकास के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, स्टडी IQ पर आना है। उससे पहले ये देख लीजिए कि भारत में ये ऑयल क्षेत्र है, जैसे ये सारा का सारा आपके पास ऑफशोर है, जो आपको दिखाई दे रहा है ये ऑफशोर है, ये हमको ऑनशोर दिखाई देगा, यहाँ आपको ऑनशोर दिखाई देगा, यहाँ आपको ऑनशोर दिखाई देगा। तो ऑफशोर और ऑनशोर में ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई ऑफशोर की बात करे तो पश्चिमी जो कोस्ट है यहाँ पे ज़्यादा निकलता है, ठीक है। वैसे जो अंकलेश्वर गुजरात है ये ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। ओवरऑल में राजस्थान सब ज़्यादा उत्पादन करता है ऑनशोर में। और सबसे पहले माइनिंग आपकी कहाँ पे शुरू होती है, आसाम में होती है। ये सारे के सारे फैक्ट आप लोग याद रखिएगा और बेहतर तरीके से तैयारी करिए। अब हमारे जो कोर्सेस हैं इनके बारे में जान लीजिए कि कोर्स की जो शुरुआत एडमिशन है 31 जुलाई को इसकी अंतिम तिथि है। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग माई GRS लाइव कोड। और मुझसे जुड़ने के लिए यहाँ आ जाइए, ये मेरा टेलीग्राम है। आपकी फीडबैक हमको जरूर दीजिएगा। Thank you very much. Have a nice time. Good day to all. Bye bye. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।